कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हम लोगों ने क्या शुरू किया है? हम लोगों ने नागरिकता के बारे में शुरू की है। ठीक है। नागरिकता के बारे में हम लोग ये देख चुके हैं कि नागरिकता होती क्या है। ठीक है। नागरिक क्या है, इनको जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधान देखें कि यह हमारे संविधान में कहाँ स्थित है। तो हमारा संविधान में यह बताया गया कि भाग 2 में उपस्थित है। और कितने अनुच्छेद है? तो 5 से लेकर 11 तक। और इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा फिर शुरू करिएगा। ठीक है। आज हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद हमारे जो कानून के द्वारा किस प्रकार नागरिकता दी गई इसके बारे में बताया गया। ठीक है। हमारा संविधान में जो नागरिकता की बात की गई है वो केवल संविधान लागू होने से पहले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 11 में यह कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी इसके बारे में प्रावधान संसद विधि बनाकर करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 11 में ये बात कह दी गई है। जब संसद विधि बनाकर तय करेगी तो संसद विधि बनाए, उसके आधार पर फिर तय भी किया गया। तो कौन कौन सी विधि बनाई, उसमें कैसे कैसे संशोधन हुए उसको देखते हैं। ठीक है। आइए हम लोग देखें। तो हमारे जो सबसे नागरिकता अधिनियम आया, क्या आया? नागरिकता अधिनियम। ठीक है। कब आया ये? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। जिसे कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। कौन सा? 1955। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 के बाद व्यक्तियों को क्या देता है? नागरिकता देने का काम करता है। ठीक है। लेकिन जो संविधान में वो उससे 26 जनवरी 1950 के पहले की बात करता है। ठीक है। व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में बता दिया गया था। इसके बारे में ये कह दिया गया कि संसद विधि बनाकर तय करेगी। तो संसद ने विधि बनाई, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, इसके आधार पर तय भी किया गया। ठीक है। तो इसे कहते, तो आगे इसे रफ करें फिर आगे देखते हैं। ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि इसमें 19 धाराएं। ठीक है। 19 धाराएं। ठीक है। धाराएं होती है, धाराओं के अनुसार ही एक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें 19 धाराएं हैं। 19 धाराओं में हम कुछ धाराएं देखेंगे जो कुछ धाराएं हमारे बारे में बताती हैं कि नागरिकता कैसे दी जाएगी, और कुछ धारा ये हमें बताती है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, और कुछ विशेष प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। तो हम जितनी मुख्य बातें उसको देख लेंगे, इसके बारे में और बाद में देखेंगे। ठीक है। रफ करते हैं इसे थोड़ा सा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 आया। ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट आया, तो हम कह सकते हैं CA आया। ठीक है। CA 1955 में आया। ठीक, जिसमें नागरिकता देने की बात कही है। जो CA है वो CAA का जो मूल मतलब ये था, मतलब मूल एक्ट था उसके बारे में था। ठीक है। जो CA है वो क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। लेकिन ये है नागरिकता अधिनियम, इसमें अभी संशोधन नहीं है, मूल रूप से था। ठीक है। संशोधन तो बाद में होना शुरू हुए। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि जन्म के आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी, पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी, प्राकृतिक रूप से भी दी जाएगी, और यदि क्षेत्रों को कोई क्षेत्र यदि भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को किस प्रकार नागरिकता दी जाए इसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला है जन्म से, देखें जन्म के आधार पर, जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है। ठीक है। भारत में जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है। ठीक है। ये हमारे जो 19 धारा है ना, उसका जो तीसरी धारा है वो जन्म से ही बताती है। ठीक है। जन्म से किस प्रकार हमें भारत में नागरिकता ले सकते हैं इसके बारे में वर्णित है। ठीक है। धारा 3 में तो जन्म से किस प्रकार कहा गया, इसमें यह कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 के कोई एक्ट के बाद भारत में जन्म लेने
वाले सभी व्यक्ति क्या होंगे, सभी व्यक्ति क्या होंगे, व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। इसमें ये कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। भारत में कोई भी व्यक्ति है, यदि भारत में जन्म ले लिया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वो कहीं के भी हों, भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक होंगे तो भारत के नागरिक होंगे ही। लेकिन कहीं और कोई भी व्यक्ति हैं, आए हैं भारत में, लेकिन यहीं पास क्या हो गया, यदि बच्चे को जन्म दिया है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। हालांकि वो वहाँ का भी हो सकता है नागरिक जहाँ के वो व्यक्ति है, लेकिन भारत की नागरिकता लेने का भी वो अधिकारी होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कोई भी व्यक्ति यदि भारत की भूमि पर जन्म ले लिया है तो भारत की नागरिकता के लिए दावेदार हो चुका है। ठीक है, तो ये बातें कह दी गई थी कि इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में जन्म से इस प्रकार बातें कह दी गई हैं। ठीक है, अमेरिका में ये व्यवस्था चल रही, ठीक है, कि जन्म से यदि कोई वहाँ पास यदि वहाँ जन्म लिया है, वहाँ कहीं का भी नागरिक हो, जैसे भारत का नागरिक है, वहाँ गया है, वहीं पास जन्म अगर बच्चे को हो गया है तो वो क्या हो गया, वहाँ का नागरिक वो बन जाएगा। लड़का वो चाहे तो वहाँ का नागरिक बन सकता है। ठीक है, उसके माता पिता यदि चाहें तो वहाँ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें 1986 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया जिसमें एक प्रावधान जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, इसमें कह दिया गया 1 जुलाई, इसमें क्या जोड़ा गया देखते हैं, इसमें 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के पहले यदि किसी का जन्म हुआ है भारत में की भूमि पर यदि जन्म हुआ है तो वो नागरिक कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होगा। 1 जुलाई 1987 के पहले 1 जुलाई 1986 में क्या हुआ, अधिनियम उस समय क्या था, इंदिरा गांधी जी की 1984 में मृत्यु हुई। फिर इसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार बनी, तब क्या हुआ, असम समझौते के बाद ये संशोधन किया गया। ठीक है, तो 1 जुलाई 1987 के पहले यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन क्या कह दिया गया इसमें, और दूसरा क्या कहा गया इसमें, ये कह दिया गया लेकिन इसके बाद 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद यदि किसी का जन्म होता है, ठीक है, भारत में, तो ये कंडीशन कर दी गई कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, माता होना चाहिए, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसमें ये कह दिया, सॉरी देखिए, इसमें ये कह दिया कि जन्म से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। सबसे पहली बात कही गई कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ये बात कह दी गई। ठीक है, लेकिन 1986 में फिर आया संशोधन आया इसमें। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया और इसमें ये जोड़ दिया गया कि 1 जुलाई 1987 के पहले यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो भारत में नागरिक होगा। वो भारत में यदि जन्म ले लिया है, भारत की भूमि पर यदि जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद मतलब को इस दिन भी 1 जुलाई को भी या इसके बाद यदि वो भारत में जन्म लिया है, ठीक है, भारत में जन्म लिया है, तो उसके माता या पिता दोनों या तो भारत के नागरिक हो या दोनों में से एक भारत के नागरिक होना अनिवार्य होता है। ठीक है, कि या तो माता या तो पिता या दोनों में से एक हो या दोनों हो जाए तो और बढ़िया है, नहीं तो भारत के नागरिक तभी व्यक्ति होगा। ठीक है, दोनों में या तो माता होना चाहिए या तो पिता, दोनों में से यदि कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तब वह भी व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। यह प्रावधान किसमें किया गया, हमारे धारा 3 में किया गया, जिसे कहा गया जन्म से। ठीक है, बाद में इसमें एक संशोधन और किया गया, थोड़ा
रफ करें, इसको रफ कर देना। चलिए, इसमें एक संशोधन क्या किया गया, बाद में ये हुआ कि माता और पिता में से एक, अगर इसमें ये कह दिया गया था कि माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो, तो इसमें परेशानी ये हो गई थी कि माता तो ठीक है, माता या पिता भारत के नागरिक हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति हुआ करता था वो अवैध रूप से यदि भारत में आ गया है और किसी महिला के साथ क्या हुआ, या महिला या पुरुष के साथ उससे संबंध बन गया, विवाह हो गया है, तब क्या हुआ, यदि बच्चे जन्म ले लिए तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। इससे क्या हुआ, वह व्यक्ति तो अवैध रूप से आया था, किसी चोरी छुपे रूप से यदि आ गया है, मतलब वीजा वूजा लेकर नहीं आया, ऐसे ही आ गया है, ठीक है, धोखा देकर, तो तब क्या हुआ, वो अवैध रूप से आया। इस प्रकार कई घटनाएं घटी, जिससे एक संशोधन किया गया, जिसे क्या कहा गया हमारा कि 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 में ये कहा गया, 2004 को ये कह दिया गया कि बाद कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा, बशर्ते क्या, उसके माता पिता, उसके माता और पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए। इसमें यह कह दिया गया 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, यदि उसके माता और पिता भारत के नागरिक हों, या इसमें कह दिया गया या माता या पिता, माता या पिता भारत के क्या हों, भारत के नागरिक हो, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वैध विदेशी या प्रवासी हो, ठीक है, वैध प्रवासी हो, लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब अवैध नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैध होना चाहिए, इसमें वैधता कर दी गई, ठीक है। लेकिन जब 1987 में क्या था, उसके माता या पिता दोनों हो सकते हैं, या माता या पिता में से कोई एक हो सकता था, उसमें वैध अवैध की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। अवैध रूप से यदि कोई व्यक्ति आया, उससे संबंध बन जाता है, फिर भी वह नागरिकता कहलाएगा, लेकिन दूसरे इसमें परिवर्तन किया गया। इसमें क्या कह दिया गया कि उस या तो उसके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या माता या पिता एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध रूप से नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वैध होना चाहिए। वैध का मतलब वीजा लेकर आया, यहाँ रुका हो, तब संबंध बनाया, या कुछ भी कर लिया, जैसे OCC कार्ड दे दिया गया, तब यहाँ रह रहा हो, तब विवाह कर लिया, तो वैध होना चाहिए, ठीक है। वैध प्रवासी हो, अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। अवैध और वैध का मतलब ये होता है, वैध का मतलब होता है जैसे भारत सरकार उसको अनुमति दी है भारत में रहने के। अवैध रूप से ये होता है कि वो भारत सरकार अनुमति नहीं दी है, फिर भी वो यहाँ रह रहा है। जैसे कोई व्यक्ति वीजा लेकर नहीं आया, किसी चोरी छिपके किसी जहाज में छिपकर चला आया, तो इस प्रकार वो अवैध रूप से हो गया, ठीक है, भारत सरकार उसे अनुमति नहीं दी है। अवैध रूप से मतलब ये हो गया कि उसको वीज़ा दे दिया गया या OCC कार्ड दिया गया। अभी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे भी OCC देखेंगे कि एक होता क्या, OCI कार्ड पहले था, ठीक है, बाद में OCC कर दिया गया, तो उसको देखेंगे। तो या डॉक्यूमेंट कुछ दिया जाता है, तो यदि जैसे नेपाल और भूटान जैसे, यहाँ तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती नहीं, इनको लिए एक डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है, तो इस प्रकार वो वैध ही होते हैं। वहाँ से जो लोग आते हैं वीज़ा नहीं होता, लेकिन भारत सरकार उनको अनुमति दी है, तो वो वैध रूप से आते हैं, ठीक है। लेकिन अवैध रूप से जैसे मान लेते बांग्लादेश से कोई व्यक्ति चला जाए, उनके पास ना डॉक्यूमेंट है और ना ही क्या है, वीज़ा है, तब क्या होगा, अब ये व्यवस्था हो सकती है कि वो अवैध रूप से आया है। यदि अवैध रूप से है तब उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी लड़के को जो पैदा हुआ हो, ठीक है, जो जन्म लिया, लेकिन उसके माता और पिता में से एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यवस्था की गई है। रफ करते हैं, चलिए। तो वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है, ठीक है। मतलब अभी जो अभी संशोधन हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या संशोधन हुआ अभी हम बाद में देखेंगे। 2019 में क्या क्या संशोधन, CAA देखेंगे, ठीक है। CAA के बारे में अभी हम लास्ट में देखेंगे, जब ये सब पढ़ लेंगे तब इसके बाद लास्ट में पूरा CAA देख लेंगे, ठीक है, जो 2019 के बारे में जो पूरी बात करता है, ठीक है। चलिए, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है।
तो वो परिवर्तन हम देखेंगे कि कुछ लोगों को नागरिकता दी जा रही है, क्यों इतना विरोध हो रहा था। अभी देख रहे हैं कि कुछ बहुत भी ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, क्यों किस लिए किया जा रहा था। दूसरा क्या था हमारा, वंश के आधार पर, डिसेंट कह सकते हैं, ठीक है, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कह सकते हैं, डिसेंट कह सकते हैं। ये हमारी धारा 4 में, ठीक है, हमारी धारा 4 अगर देखेंगे 19 धाराओं में धारा 4 में वंश के आधार पर बताया गया है, ठीक है। वंश के आधार पर मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई भारतीय व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, लेकिन बाहर रह रहा है, ठीक है। बाहर का मतलब जैसे NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गए, ठीक है। ये लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे शिक्षा के लिए हो सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं या व्यवसाय करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो यदि वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो कुछ भी हो, लेकिन भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो वंश के आधार पर यदि वहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो वंश के आधार पर भी नागरिक बन सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया, देखिए इसमें क्या कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद वह 10 दिसंबर 1992 के पहले यदि, एक सेकेंड, ये तो बाद में किया गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा देखिए, पहले इसमें ये कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 कोई व्यक्ति, मान लेते हैं NRI है, ठीक है, NRI व्यक्ति है। NRI का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारत का नागरिक है लेकिन बाहर रह रहा है, किसी कारणवश पढ़ाई करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए गया, ठीक है। तो इसके बाद यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो वंश के आधार पर क्या हो सकता है, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, वह उसके माता पिता या कोई भी क्या होना चाहिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। तो वो वंश के आधार पर क्या हो सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है, वंश के आधार पर बन सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें 1992 में संशोधन किया गया, 10 दिसंबर 1992 में, ठीक है। 10 दिसंबर 1992 में संशोधन क्या किया गया, 10 दिसंबर 1992 में ये कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के पहले इसमें 1992 में जब संशोधन नहीं हुआ था तब की बात है, के पहले यदि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, नागरिक बन सकता है। कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है, परंतु बशर्ते उसका पिता जो होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये किया गया था जब संशोधन नहीं किया गया था, 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात है, ठीक है, अभी संशोधन हुआ नहीं। 10 दिसंबर 1992 की बात अभी देखेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर 1992, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के पहले कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है। वंश के आधार पर मतलब ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति NRI है, ठीक है, जो बाहर रह रहा है, लेकिन उसके पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वंश के आधार पर क्या हो सकता है, वो नागरिक बन सकता है, क्योंकि वो बाहर जन्म लिया है दूसरी भूमि पर, तो जन्म से तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो वो वंश के आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो वंश के आधार पर वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसका पिता कहाँ का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। 10 दिसंबर 1992 के पहले की बात है, ठीक है। चलिए, यहाँ पास पिता की बात की गई है, ठीक है, उसका पिता भारत का नागरिक होगा। यहाँ माता की बात नहीं की गई, उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए।
चलिए इसे रफ करते हैं फिर आगे बात करते हैं। लेकिन हम लोग ये देखें 1990 में वो वुमेन कमीशन बन गया था, मतलब महिला आयोग तो बन ही गया था, ठीक है। महिलाओं ने ये बात उठाई कि पिता ही क्यों, माता क्यों नहीं हो सकती, ये तो विरोध, मतलब ये तो क्या हो सकता है, ये तो भेदभाव है। पिता को मतलब अधिकार दिए गए लेकिन माता की बात नहीं की गई। तब क्या किया गया, 10 दिसंबर की बात है, 10 दिसंबर 1992 में ये जोड़ दिया। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, ठीक है, को या के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है, भारत का नागरिक बन सकता है, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन इसमें यह कहा गया, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसमें माता और पिता दोनों की बात कह दी गई, वहाँ पास तो केवल पिता की बात कही गई थी, लेकिन वुमेन कमीशन ने जब ये बात उठाई तब उसमें माता और पिता दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दोनों हो तो और बढ़िया है, लेकिन दोनों में से एक कम से कम होने ही चाहिए, चाहे माता हो या पिता होगा। लेकिन 1992 10 दिसंबर 1992 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था केवल पिता के लिए थी कि पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। बाद में माता और पिता दोनों जोड़े गए, ठीक है। चलिए इसे रद्द कर दें, ठीक। इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया, 3 दिसंबर की बात, रद्द कर दें। 3 दिसंबर आते हैं, 3 दिसंबर 2004 की बात है, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 में एक संशोधन हुआ जिसमें ये कह दिया गया कि देखिए कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर क्या हो सकता है, वंश के आधार पर नागरिकता पा सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 को क्या कह दिया कि वंश के आधार पर नागरिकता पा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो एनआरआई भी हो सकता है या भारतीय मूल का भी हो सकता है, पीआईओ भी हो सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। मूल मतलब भारतीय मूल का मतलब ये होता है कि वो किसी और देश का नागरिक है, लेकिन वो उसके माता पिता या दादा दादी भारत के रह चुके हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हो चुके हैं, ठीक है, ये भारतीय क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो बाहर की नागरिकता लिया, लेकिन उसके माता पिता दादा दादी भारतीय क्षेत्र से संबंधित थे, उसे कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 3 दिसंबर 2004 में जोड़ा गया कि वंश के आधार पर नागरिकता पा सकते हैं, लेकिन इसमें कह दिया गया कि 1 वर्ष के भीतर, लेकिन 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट, ठीक है, भारतीय कांसुलेट में क्या करना है, जाकर पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर आप जाकर पंजीकरण करा दीजिए तो भारत का नागरिक हो जा सके। वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते लेकिन 1 वर्ष के भीतर उसके माता पिता कहाँ जाकर, भारतीय कांसुलेट या भारतीय एम्बेसी में जाकर क्या कर सकते हैं, एम्बेसी में जाकर पंजीकरण करा दें, ठीक है, उस लड़के का पंजीकरण करा दे तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। इसमें भारतीय मूल के भी व्यक्ति शामिल है, एनआरआई भी शामिल है, ठीक है। चलिए पंजीकरण करा दे, साथ ही साथ उसके माता पिता को शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। उनके माता पिता क्या करनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है कि वो ये शपथ लेनी पड़ती है कि उनके जो लड़का हुआ जो भी व्यक्ति है, ठीक है, वो
किसी और देश का नागरिक नहीं है, ठीक है, किसी और देश का नागरिक होगा, इसकी शपथ लेनी पड़ती है। यदि बाद में यदि शपथ ले लिए, लेकिन यदि वो व्यक्ति क्या हुआ, यदि वो किसी और देश का नागरिक है, ठीक है, जो व्यक्ति को यहाँ पास क्या हुआ, भारतीय कंसुलेट में जाकर पंजीकरण कराया गया था, तो उसके माता पिता शपथ लिए, लेकिन पंजीकरण भी हो गया, लेकिन वो किसी और देश की उसको नागरिकता भी दिला दिए हैं, ठीक है, तो वह व्यक्ति वयस्क होने तक तो नागरिक रहेगा, लेकिन वयस्क होने तक यदि वो 6 माह के अंतर्गत वो अपनी नागरिकता वहाँ की नहीं त्यागता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, शपथ लिए हैं कि वो भारत की नागरिकता ही दी है और किसी देश की नागरिकता नहीं दी है, लेकिन इसमें यदि खामी ये हो जाए कि वो झूठ बोल दिए हैं, वो किसी और देश की नागरिकता दिला दिए हैं, तब क्या होगा, बालक जब तक वयस्क नहीं होगा तब तक तो वह नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही वो नागरिकता क्या होगा, जैसे वयस्क होगा, यदि वो नहीं मतलब 6 माह के अंतर्गत वो वहाँ की नागरिकता नहीं छोड़ता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इसमें कह दिया गया। तो ये था हमारा वंश के आधार पर नागरिकता इस प्रकार मिलती है, ठीक है, इतने प्रावधान थे, ठीक है, बस आज इतना ही, ठीक है। कल हमारा शुरू होगा पंजीकरण के आधार पर, फिर इसके बाद हमारा है प्राकृतिक रूप से, इसके बाद फिर क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर होगा, ये 3 प्रकार के और देखेंगे, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, फिर समाप्ति के बारे में देखेंगे, फिर रसम समझौता देखेंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो रफ करते हैं इसको, चलिए, तो हम लोग अब कल हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, सिटीजनशिप में जो नागरिकता किस प्रकार दी जाती है, इसके बारे में हम लोग अब कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। कल हम लोग देखेंगे कि पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार 8 साल में 7 साल रहकर बिताना पड़ता है, इसमें 6 साल मतलब कभी भी रह सकते हैं, 1 साल मतलब लगातार रहना पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कल उसके बारे में देखेंगे। तो आज इतना ही, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, चलिए ठीक।